हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इको पॉइंट बाय शोएब अफजल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? व्हाट मैनेजर वांट्स टू अचीव इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजर, एक कंपनी का मैनेजर जो भी अचीव करना चाह रहा है वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। आप लोग अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। अगर आप एक मैनेजर हो, आप जो भी काम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अचीव करना चाहते हो वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम कैसे लर्न कर सकते हैं इजीली? इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, और जो 3 पार्ट हैं वो है OSP। OSP मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव O, सोशल ऑब्जेक्टिव S, पर्सनल ऑब्जेक्टिव P। तो ये तीनों जो हमारे हैं, हम इसको तीनों को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, मगर उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ तीनों का, कि थोड़ा थोड़ा मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको तीनों को समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एटलीस्ट स्टैंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप गलती से मैनेजर बन जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, पढ़ लिख कर कुछ बन गए, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बन गए, तो आप लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को फ्लॉरिश करने के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को उठाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाने के लिए, डेवलप कराने के लिए जो भी काम करोगे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताया हूँ मैं आपको। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए, एक मैनेजर का सिर्फ यही एम नहीं होता है कि वो दिन रात ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता रहे, बस उसको और भी कुछ और कोई काम ना हो, बस वो दिन रात ये गए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन। उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी तो है भाई। तो क्या वो दिन रात उसके बारे में सोचता रहेगा? तो इसके अलावा उसको कुछ काम भी करने होते हैं, जैसे कि सोसाइटी की मदद करना। जिस सोसाइटी में उसकी फैक्ट्री है, जिस सोसाइटी में उसकी बिल्डिंग है, जिस सोसाइटी में उसका काम हो रहा है, उस सोसाइटी की मदद करना। उस सोसाइटी की मदद कैसे कर सकता है वो? उस सोसाइटी की मदद ऐसे कर सकता है भाई, सोसाइटी के लिए ऐसी प्रोडक्शन करना जिससे सोसाइटी का नुकसान ना हो। सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा देना, जॉब प्रोवाइड करा देना। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे काम ऐसे करवा देना जिससे सोसाइटी का मदद हो जाए। फॉर एग्जांपल क्विज कंपटीशन, ट्रेडिशनल, जैसे कि फॉर एग्जांपल वोकेशनल प्रोग्राम्स रखवा देना। तो इस टाइप के काम को हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, कि अपना वो सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी की मदद कर रहा है तो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमेशा एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि एम्प्लॉयज़, हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ फ्लॉरिश करें। तो एम्प्लॉयज़ कैसे फ्लॉरिश कर सकते हैं? अगर आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो। आप ये चाहोगे कि जिस टाइम आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी और उसके 10 साल बाद या 5 साल बाद आप उसी जॉब पोजीशन पे रहें? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, कतई भी नहीं चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि आप फ्लॉरिश करें, आप ग्रो करें, एटलीस्ट कम से कम आप जो है ग्रो करें, और आप प्रमोशन कम से कम आपको मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल जाए आपको। ये तो आप एटलीस्ट चाहेंगे ही चाहेंगे। तो हर बंदा जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉय जो भी चाहता है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूरी हो जाएं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़, इट इज़ नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उन बेचारों की कोई गलती नहीं है, एम्प्लॉयज़ हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ज़्यादा हो गया, दिन रात काम नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ दिन में काम करते हैं, रात में तो बस हम लोग ही आपके लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी आपको पता लग गया कि ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कि जब हम एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव तो हमें पता लग गया है। अब हम तीनों को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। कि देखिए, मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बना दिया जो आपको एकदम ईजी टू रिमेंबर होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव
आर द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइज द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट होता है, जो मेन एम होता है, जो मेन मोटिव होता है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है, वही उसका ऑब्जेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल का मेन एम क्या है? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इट इज़ द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अपाचे, अपाचे का एम क्या है? स्पीड, स्पीड वाली और एक बाइक जो ज़्यादा पिकअप हो। फॉर एग्जाम्पल एक रॉयल एनफील्ड का एम क्या है? एक फ्लैगशिप वाले बाइक निकाल देना, एक बहुत अच्छी बाइक निकाल देना, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव उसका जनरल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप सम बेसिक गोल्स विच इज़ द मेन रीजन ऑफ दिस एक्सिस्टेंस। जाहिर सी बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस उसके गोल पर डिपेंड करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल, उसके बाद प्रॉफिट एंड देन द लास्ट वन इज ग्रोथ। इसको हमें ऐसे ही सिक्वेंशियल पढ़ना है। सबसे पहले हम सर्वाइवल करेंगे, देन प्रॉफिट करेंगे और फिर उसके बाद ग्रोथ की सोचेंगे। इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, और एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। जैसे आपने क्या किया, एक दुकान खोली, आपने 12th क्लास की, 12th क्लास में बहुत अच्छे आप 98 99 मार्क्स लेकर आए हैं। उसके बाद आपने एक दुकान खोल ली है। दुकान खोलने के बाद आप सबसे पहली चीज़ दुकान में ये चाहोगे कि मैंने आज यहाँ पर दुकान खोली है, कल को मैं यही दुकान की ब्रांच देहरादून में जाकर खोलूँगा, यही ब्रांच अपनी जो है मुजफ्फरनगर में खोलूँगा, यही ब्रांच मैं जो है तमिलनाडु में, और यही ब्रांच में जो है राजस्थान में एक खोलने वाला हूँ। कतई ही नहीं चाहेंगे। आप ये चाहेंगे कि सबसे पहले जो मैंने कॉस्ट लगाई है एटलीस्ट उतना तो कवर हो पाए। कम से कम मेरा जितना लगा हुआ है, लागत लगी हुई है, सिंपल सी लैंग्वेज में जितनी लागत लगी हुई है उतनी तो आ पाए। तो देखिए सर्वाइवल क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैनेजमेंट शुड जनरेट इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट। कॉस्ट को कवर करने के लिए उसको इतना इनफ रिवेन्यू, कम से कम इतना रिवेन्यू कमा पाए वो कि भाई उसके सर्वाइव हो पाए, वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए, मार्केट में कंपटीशन में मर ना जाए, किल ना हो जाए, मींस कॉम्पिटिटर के सामने वो अच्छे से खड़ा हो जाए। ये होता है सर्वाइवल। कॉम्पिटिटर उसको दबा ना ले कि ऐसा ना हो कि मार्केट में बहुत अच्छे से आए और ऐसे ही मुंह उठाकर बेचारा घर चला जाए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर्वाइवल। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। सर्वाइवल हो गया है, अब आप स्टैंड हो गए हो मार्केट में, आपकी एक मार्केट बेस बन गया है, कस्टमर बेस बन गया है। उसके बाद आप क्या चाहोगे? उसके बाद आप ये चाहोगे कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट भी होना चाहिए यार, क्या हम कॉस्टिंग कवर करने पे लग जाएंगे पूरे दिन। नेक्स्ट नंबर इज प्रॉफिट। प्रॉफिट में हम ये सोचते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, क्योंकि हमारा एक कस्टमर बेस रेडी हो चुका है, हमारा एक मार्केट में नाम हो चुका है, हम एटलीस्ट कॉम्पिटिटर के सामने खड़े होने के लायक बन चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम मार्केट में प्रॉफिट कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो नेक्स्ट वन इज सर्वाइवल के बाद प्रॉफिट आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए सर्वाइवल के बाद। तो प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो जो एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रॉफिट हो चुका है कि हमने पहले सर्वाइव किया, मार्केट में स्टैंड हो गए, उसके बाद हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट कमाने के बाद आपने अपनी दुकान खोली थी, सर्वाइव हो पाए आप इजीली, उसके बाद आपने प्रॉफिट बहुत अच्छे से कमाया है। प्रॉफिट कमाने के बाद आप ये चाहोगे अब मैं बहुत अच्छे से, मेरा बैंक बैलेंस भी बन गया है, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी है, अब मैं एक ब्रांच जाकर कहीं दूसरे स्टेट में खोलूँ, एक ब्रांच जाकर दूसरे स्टेट में खोलूँ, 2-3 ब्रांचेस कहीं खोलूँ, 2-3 ब्रांचेस कहीं खोलूँ। मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहोगे आप इजी लैंग्वेज में। तो ग्रो करने में क्या होगा, जब भी हम ग्रोथ को मेजर करेंगे हम ये देखेंगे कि एक कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसको उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से ग्रोथ को मेजर किया जाता है, और उसकी सेल्स, कितनी सेल्स पर टर्नओवर हो रहा है उसका, इससे हम किसी भी कंपनी की ग्रोथ को मेजर करते हैं। आपकी शॉप ग्रो हो रही है, इट मीन्स आपने 2 ब्रांचेस अपनी और खोल ली है। आपकी शॉप ग्रो हो रही है, इट मीन्स आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ अपनी इंक्रीज कर रही है।
आपकी शॉप इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स आपने अपना प्रोडक्ट बेस इंक्रीज कर लिया, आपने और भी प्रोडक्ट बना लिए हैं साथ साथ। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो ऐसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इजीली, बहुत इजीली और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। अब ये सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखिए बहुत ज़्यादा इजी है सोशल ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोसाइटी की मदद करना, सिंपल सी लैंग्वेज में। एक कंपनी जहाँ पर सेटअप है वो किसी ना किसी सोसाइटी के बीच में सेटअप है, वो सोसाइटी को का बहिष्कार करके या फिर सोसाइटी का मदद ना कर कर कभी भी फ्लॉरिश नहीं कर पाएगी, कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। उसको सोसाइटी का ख्याल रखना ही पड़ेगा। तो यही हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंपनी का। सीन्स बिजनेस ऑपरेट्स इन अ सोसाइटी बाय यूटिलाइजिंग इट्स स्केयर रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, बिजनेस किसी भी सोसाइटी के अंदर लगा हुआ है, किसी सोसाइटी के अंदर सेटअप हुआ है, तो वो उस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। तो सोसाइटी, और वो सोसाइटी के प्रति क्या देगा, उसकी भी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है बिजनेस की। वो क्या होती है? नंबर 1, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। भाई उस अपने सोसाइटी के अंदर एटलीस्ट रीजनेबल प्राइसेस पे बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड कराना ही सोसाइटी का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, सोसाइटी की मदद होती है। यूजिंग फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि प्रोडक्शन ऐसी करना जिससे आसपास की सराउंडिंग को ख़राब ना करे। वो हम ऐसी प्रोडक्शन करें, अगर हमारी फैक्ट्री है, कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो हम जाकर कहीं पर किसी भी वाटर बॉडीज़ में ना डालें। हम अपना वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करें, कुछ इस टाइप का करें ताकि सोसाइटी ख़राब ना हो। तो यूजिंग फ्रेंडली मेथड हो, इसे हम ये भी बोल सकते हैं इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट करे। जो बंदा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे या फिर उसको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करे, लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वन इज गिविंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, मतलब जिसकी जॉब नहीं लग रही है, जो बंदे अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ही सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करना कि सबके लिए एम्प्लॉयमेंट दे, मतलब ईयर पर मंथ कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने यहाँ पर प्रोवाइड करता रहे, ताकि उसके सोसाइटी, उसके आसपास की सराउंडिंग के लोगों की मदद होती रहे। तो यही हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते हैं। इको फ्रेंडली मेथड हो गया हमारा। अब पार्टिसिपेशन इन सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विस पर पार्टिसिपेशन करना, गवर्नमेंट एनजीओज को कुछ मदद प्रोवाइड कराना, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ आपके लिए सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मेंशन कर दिए। ये इनफ है, आप 4-5 लिख के आना एग्जाम में, बहुत होते हैं अगर आप 4 भी लर्न कर लेंगे इसमें से। तो सोशल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वन पर आता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है हमारा? हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमेशा हमारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसका मैंने ऑलरेडी 3 नाम आपके सामने लिख दिया है। वन इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड अनदर वन इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। हमारी कंपनी में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं वो ग्रो करें, उनकी, देखिए इट इज़ रिलेटेड विद द इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एन इंडिविजुअल ज्वाइंस इन द ऑर्गेनाइजेशन विद डाइवर्स नीड एंड सेटिस्फेक्शन। हर बंदा जब भी किसी कंपनी में आता है तो वो किसी न किसी नीड से आता है, किसी न किसी ज़रूरत से आता है। कोई बंदा चाहता है कि उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी हो, कोई बंदा चाहता है कि उसकी पहचान हो, कोई बंदा चाहता है कि उसकी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी हो, और कोई बंदा चाहता है कि वो ग्रो एंड डेवलप करे। तो ये हमारे पास 3+4-5 पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। कॉम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती रहे। पीयर रिकग्निशन कहते हैं कि 7 बंदे जितने भी 7 काम करने वाले हैं, उन 7 काम करने वालों में उसका एक रिकग्निशन हो, उसकी एक पहचान हो, कि सब लोग ये कहें अरे वाह भाई वाह, तो अमेरिकन एक्सप्रेस में काम कर रहा है भाई, बड़े लोग हैं, ठीक है। तो मतलब पीयर रिकग्निशन मीन्स के सब जब भी वो कंपनी के अंदर आए एकदम नाम हो जाए, एकदम हवाएं चलने लग जाए। हर बंदा चाहता है, जब आप लोग जब भी क्लास में एंटर करते हो तो आप लोग क्या चाहते हो कि सबकी अटेंशन लेना, कि
हमें सब देखें कि ओ यार क्या बात है, ये आ रहा है। तो यही चीज़ पीयर रिकॉग्निशन होता है। सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, इसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड, ठीक है, उसकी सोशल नीड को पूरा करना। नेक्स्ट वन इज गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन मीन्स कि भाई हमारे जो कंडीशन है, इन्वायरमेंट है आसपास का, वो हेल्दी और गुड और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए बहुत धूल मिट्टी वाला हमारा कोई एरिया है जहाँ पर हम काम करने जा रहे हैं। तो ये भी हम एम्प्लॉयज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रमोशन, ट्रेनिंग, और वो क्या चाहता है भाई, पर्सनल ग्रोथ चाहता है। वो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगी, उसका प्रमोशन होकर और उसकी ट्रेनिंग होकर। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो गया एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। हमारा इंडिविजुअल ये चाहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब जब वो करेंगे। तो ये हम 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, OSP, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। तो तीनों ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो गए होंगे। ये यहाँ पर आपकी केस स्टडीज़ मैंने साथ साथ आपको पहले बता दिया है कि नोट्स में केस स्टडीज़ साथ साथ प्रोवाइड की है। आप इनकी केस स्टडीज़ की ट्रिक को याद कर सकते हैं और इस ट्रिक से ही आप अपना बनाकर भी लिख सकते हैं। जहाँ पर देखिए आ जाए ना, ट्राई टू रिमेन इन मार्केट इन कट थ्रोट, देखिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बाय कवरिंग कॉस्ट, तो वहाँ पर सर्वाइवल लगा देना है। अर्निंग रेट जहाँ पर आ जाए वहाँ पर प्रॉफिट लगा देना है आपको। तो इस टाइप की ये हमारी केस स्टडीज़ हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड की है साथ साथ। तो अब हम आते हैं केस प्रॉब्लम पर। केस प्रॉब्लम, केस स्टडी, ये जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। केस स्टडी को जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से पढ़ें और इसका आंसर मुझे जल्दी से कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें जल्दी से। तो अब हम इम्पोर्टेंस करने जा रहे हैं अपनी स्टार्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या बताता है कि मैनेजमेंट किसी भी कंपनी के अंदर क्यों ज़रूरी होता है, मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है, वही इसकी इम्पोर्टेंस बताती है। इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं भाई, लर्न हम इजीली इसको ऐसे कर सकते हैं, जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट डेवलपमेंट। याद रखना, जीडीपी, आंखें बंद करो, जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट डेवलपमेंट। जी, अब ये जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप गोल, डी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, and efficient means increase efficiency, and this development means dynamic, this development means development of society। तो देखिए आपके लिए मार्क भी मैंने कर दिया ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो, इजीली मिल जाए। तो अब हम इम्पोर्टेंस पर आ जाते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंस हमारी है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हमारी मदद करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में। जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मैनेजमेंट लगाते हैं तो एक जो ग्रुप गोल होता है, जो सब बंदों का गोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो इतने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका जो गोल है वही ग्रुप गोल कहलाता है। अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लग रही है, मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से आप लगा रहे हो, तो ग्रुप गोल ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, हर बंदे का गोल अचीव हो जाएगा अगर मैनेजमेंट लग रही है। यही इंपॉर्टेंस पहली होती है। देखिए एन ऑर्गेनाइजेशन हैव सर्टेन गोल, जाहिर सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ना कुछ गोल होती है दैट इट एक्सपेक्ट टू अचीव। हर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई गोल अचीव करना होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स टू अचीव दीज गोल्स थ्रू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है उस गोल को किसके अकॉर्डिंग, किसके थ्रू, किसकी हेल्प से अचीव करना होगा, उसको एम्प्लॉयज़ की हेल्प से। तो एम्प्लॉयज़ जब मदद कर रहे हैं मैनेजर का गोल अचीव करने में, तो यही ग्रुप गोल हो जाता है। एक ग्रुप बन गया है और सबका गोल अचीव हो रहा है साथ साथ। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल को अचीव करने में, नंबर 1। नंबर 2, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो एफिशिएंसी मीन्स कम से कम कॉस्ट में काम हो जाना। C4 बोलो C4, वो मत बोलो, मुझे पता है आप क्या बोल रहे होंगे, लेकिन C4 कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट है तो कम से कम कॉस्ट में काम हो जाना। तो मैनेजमेंट हमेशा, जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट लगाते हैं, किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट लगाते हैं, और किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, आप स्कूल में, हॉस्पिटल में, अपने घर में, अपनी शादी में मैनेजमेंट लगा लेना, तो वो कम से कम कॉस्ट में शादी हो जाएगी, निपट जाएगी बिल्कुल आपके आराम से। मैनेजर ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है जब हम मैनेजमेंट लगाते हैं तो रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट मैनर में काम होता है। और हम क्या करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले प्लानिंग होती है,
उसके बाद रिसोर्सेज को कलेक्ट किया जाता है, फिर हम स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग। यहाँ पर ना थोड़ा पहले मैंने डायरेक्टिंग लिख दिया है, मगर यहाँ पर क्या होगा, पहले स्टाफिंग फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे मैनेजमेंट लगाकर इंक्रीज कर देते हैं एफिशिएंसी, कम से कम कॉस्ट में काम किया जाता है मैनेजमेंट लगाकर। इस वजह से मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। दो इंपॉर्टेंस क्लियर हो चुकी है आपके। तो थर्ड वन इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक, ये भी आपको पता है। डायनेमिक मीन्स चेंजेबल। याद रखना, जब भी डायनेमिक आए तो आपको क्या लगाना है, चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सर्वाइव करती है डायनेमिक इन्वायरमेंट में। जाहिर सी बात है, उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, किसी भी बिजनेस का चेंजेबल होता है। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर इस चेंजेस को क्या करता है, इन चेंज ऑर्गेनाइजेशन के इस चेंजेस को अपने गोल को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेता है। अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो चाहते हैं कि भाई इस चेंजेस को हम ना अपनाएं, जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं उसी पैटर्न पर काम करते रहें। वो नहीं चाहते बिल्कुल भी चेंजेस को अडॉप्ट करना। मैनेजमेंट का क्या काम होता है, वो क्रिएट करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। कैसे, मैनेजमेंट, जो मैनेजर होता है मैनेजमेंट लगाता है, मैनेजर मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, उनको डायरेक्शन दिखाता है, और उनको मोटिवेट कर कर ये बोलता है मैनेजर कि भैया ये जो चेंजेस हैं ये ना कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। इस तरीके से मोटिवेट कर कर अडॉप्ट करवाता है, उनसे चेंजेस अडॉप्ट करवाता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी बैंक के अंदर, फॉर एग्जांपल एक सरकारी बैंक है, जैसे हम मान लेते हैं पीएनबी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं चाहते कि हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें। जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि हम इसी भेड़ चाल में चलें। अब मैनेजर का क्या काम होगा, मैनेजर उनको मोटिवेट करेगा, उनको इंस्पायर करेगा कि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, ताकि हम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स बढ़ा पाएँ, ताकि हम अपनी ब्रांचेस ज़्यादा खोल पाएँ, ताकि हम ग्रो करें, ताकि पीएनबी का शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये मैनेजमेंट क्रिएट कर देता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये बात। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पर, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बहुत ईजी है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, अपना ज्वाइन करता है, तो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से करता है। जब आप स्कूल में आ जाते हो, आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। किसी का ऑब्जेक्टिव हो तोड़ फोड़ करना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कुछ चुराना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा पढ़ के आना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कुछ ना कुछ गेन करने के आना। हर बंदे का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है स्कूल जाने का। ऐसे ही हर बंदे का ऑब्जेक्टिव होता है ज्वाइन करने का ऑर्गेनाइजेशन। किसी का ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है आज तो मैनेजर की करके आऊँगा। ठीक है, समझ जाओ क्या करके आऊँगा। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में मैनेजर कैसे मदद करता है, मैनेजर क्या करता है, हर बंदे को मोटिवेट करता है। हर बंदे का जितना भी जिस भी बंदे का ऑब्जेक्टिव होता है अलग, उस ऑब्जेक्टिव को वो कन्वर्ट कर देता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। कैसे, देखो, मैनेजर लीड्स द पीपल इन सच अ मैनर दैट along with the organization goal, individual goal of the company of employees is also achieved। मैनेजर क्या करता है, अपने आदमियों को, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से लीड करता है ताकि उनका गोल तो अचीव हो जाए और उसकी साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो जाए साथ साथ। एन ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इंडिविजुअल गोल आर इन वन डायरेक्शन। दोनों एक साथ चले, दोनों एक ही डायरेक्शन में चले। ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल की डायरेक्शन अलग हो और ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन अलग हो। दोनों की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, टकरानी नहीं चाहिए, दोनों की डायरेक्शन एक होनी चाहिए। दैट इज़ नोन एज, तभी तो मैनेजमेंट से पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, हर बंदे का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, हर बंदा खुश रहेगा, हर बंदा सेटिस्फाई रहेगा, हर एम्प्लॉई हर बंदे का मतलब एम्प्लॉई। तो मैनेजमेंट अच्छा है, हर एम्प्लॉई सेटिस्फाइड नहीं है तो एक आधा हो सकता है, एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर, मगर अगर ज़्यादातर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैनेजमेंट लगाकर पर्सनल ऑब्जेक्टिव बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। लास्ट वन इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सिंपल सी बात, आप सोसाइटी के बारे में सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हो। मैनेजमेंट जब हम लगाते हैं तो मैनेजमेंट का जो काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की
मदद कर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना नहीं होता, सोसाइटी की मदद करना भी होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट लगाकर हम सोसाइटी की भी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट। जब हम रीजनेबल रेट पर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में निकालते हैं तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। सस्ते दामों पर अच्छी क्वालिटी का उनको प्रोडक्ट मिल रहा है तो सोसाइटी बड़ी डेवलप कर रही है। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो रही है तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी के पास पैसा आएगा, वो उसको कुछ काम में लगाएंगे ज़्यादा। इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है ताकि सोसाइटी का बहुत अच्छा भला हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को कैसे डेवलपमेंट होता है? मैनेजमेंट लगाकर। कैसे सोसाइटी ज़्यादा फ्लॉरिश करती है? मैनेजमेंट लगाकर। तो अब हम 5 के 5 ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, जल्दी से इसको रिवाइज करो। क्या है? जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट डेवलपमेंट। जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप गोल। डी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पी इज personal objective. Efficient means increasing efficiency and development means development of society. तो ये आपको बहुत easy हो जाएगा लर्न करना कोई भी चीज़, जैसे मैं आपके लिए एक्रोनिम्स ले आऊँ। तो अब ये तो आप देख चुके हो, इसका फ्लो चार्ट भी देख लेना। अब इसकी केस स्टडी ट्रिक्स देख लेना। ये जो केस स्टडी ट्रिक्स हैं आपके बहुत काम आने वाली हैं, क्योंकि अगर आपने इनको लर्न कर लिया तो आप कभी भी किसी भी केस स्टडी में मात नहीं खाओगे। सारी केस स्टडीज़ आप एकदम से कर पाओगे अगर आपने इनको बहुत अच्छे से देख लिया है। देखिए इंक्रीज एफिशिएंसी कैसे होता है? मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ पर भी केस स्टडीज़ में आपको आ गया ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको क्या करना है? एफिशिएंसी। ठीक है, देखिए कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए मदद कर रहा है तो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो हम ऐसे इजीली केस स्टडी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंस। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।